ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों, उन पेपरों को देखने के बाद मैं खुद उस पेपरों को देख करके मैं हैरान था कि ये पेपर इतने बड़े नकली हैं, इतने नकली हैं कि इसको असली पेपर भी इसके आगे फीके लगे। इसमें 6.5 करोड़ रुपए की जालसाजी इसी फ्लैट पर की गई है, अलग अलग बैंकों से लोन लेकर, और सभी बैंक पीड़ित हैं। सभी बैंक है अपना अपना जो है वो केस डाला हुआ है, अपने अपनी कंप्लेंट्स फर्दर जो पुलिस स्टेशन उनके गवर्नेंस के हैं उनमें डाली है। एक आम आदमी का विश्वास पुलिस प्रशासन पर सिविल केसेस में या फिर कंप्लेंट केसेस में नहीं बन पाता। उसका रीजन यही है कि वहां पर जो कार्यवाही होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से वो पुलिस प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज से हमने एक नई सीरीज शुरू करने का मन बनाया है। हमारे पास बहुत भारी तादाद में शिकायतें आती हैं, ठगी के शिकार लोग होते हैं, अत्याचार के शिकार लोग होते हैं, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट दर करने के बावजूद भी पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती। तो हमारी कोशिश है कि हम उनकी आवाज़ बने, न केवल आवाज़ बने बल्कि उनको कोर्ट में न्याय भी दिलाएं। तो आज इसी कड़ी में हम एक खास मामले में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मामला दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले का है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस अक्सर छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाती है कि किस तरह से एक छोटी सी टिप के बाद उसने इस बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया। लेकिन वहीं ऐसे भी कई मामले हैं कि जो बहुत बड़े बड़े गैंग करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं और उनकी शिकायतें भी पुलिस तक पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस की आंखें बंद होती हैं। तो आज ऐसी ही ठगी के एक मामले की पड़ताल नहीं करेंगे, हम चर्चा हम करने वाले हैं। और उसके जो पीड़ित हैं उसकी वकील हमारे साथ हैं, श्वेता एस कुमार। मामला ऐसा है कि अशोक विहार इलाके में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नकली पेपरों पर नकली सेल डीड बना करके ठगी की वारदात को अंजाम देता है। और ऐसी ही ठगी का एक शिकार वजीरपुर गांव का एक शख्स होता है, बालकिशन। उसने अशोक विहार फेज 2 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का एक सौदा किया और उसने 40 लाख रुपए दिए और उसके एवज में उन्हें ओरिजिनल पेपर भी थमा दिए। लेकिन जब उन पेपरों की जांच की तो पता लगा कि ये पेपर तो फर्जी हैं और उस पर ऑलरेडी से लोन चल रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि जब अगर ओरिजिनल पेपर बता करके उसको जो कागजात थमाए गए तो फिर उस पर लोन कैसे हो गया। दोस्तों, उन पेपरों को देखने के बाद मैं खुद उस पेपरों को देख करके मैं हैरान था कि ये पेपर इतने बड़े नकली हैं, इतने नकली हैं कि इसको असली पेपर भी इसके आगे फीके लगे, असली पेपर भी इसके आगे नकली लगे। और जब इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस को की जाती है, एक बार 2023 में शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत परेशान, 40 लाख रुपए उससे वसूले जा चुके थे। उसके बाद वो हमसे टकराया, हमारे पास आया, हमने उसकी सुनी और उसको एक रास्ता सुझाया और पुलिस में कंप्लेंट दी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस को भी कंप्लेंट दिए जाने के 5-6 महीने बाद भी पुलिस के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। लिहाजा मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में जाने के बाद जब पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई तो खुल करके सामने आया कि ये महज 40 लाख रुपए की ठगी का मामला नहीं है, इसमें 6.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, जो अलग अलग बैंकों से लोन लिए गए। एक ही प्रॉपर्टी को कई जगह मोर्टगेज करके लोन लिया गया। अब बड़ा सवाल है कि इतनी जगह लोन कैसे ले सकते हैं, जबकि एक बार लोन लेने के बाद और जो ओरिजिनल पेपर हैं वो बैंक के पास जमा हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये मामला, लेकिन हम इस मामले में जो पुलिस का जो रोल है, पुलिस की जो भूमिका है, उस पर बड़े अचंभित हैं हम। तो उसी पर बात करने के लिए श्वेता जी आज हमारे साथ हैं। उसी मिशन की, ये किशन की जो एडवोकेट हैं,
श्वेता जी, अब क्या स्टेटस है? अभी पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करी है, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इस केस में जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड है, एक तरीके का जो है वो पैसे के लेन देन और प्रॉपर्टी के मामले के हिसाब से इसमें जो भी फ्रॉड हुआ है, जो भी जालसाजी हुई है, इसमें पूरा रैकेट काम कर रहा है। अभी कोर्ट में जो स्टेटस अभी पिछले तारीख को फाइल किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके हिसाब से इस केस के जो भी फैक्ट्स हैं, उसमें जो भी अक्यूज हैं, जितने लोगों को भी अपराधी बनाया गया था मेरी तरफ से कंप्लेंट में, उन सभी अपराधियों के खिलाफ और बहुत पुलिस स्टेशंस में बहुत सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं। बहुत सारे बैंक्स ने उनके अगेंस्ट जो है वो लोन की जालसाजी को ही लेके जो है कंप्लेंट्स की हुई हैं और एफआईआर हैं। और जो मामला में 1,35,00,000 की प्रॉपर्टी का, जिसमें 40 लाख रुपए का बयाना पे जो है लिया गया था, जो इसमें विक्टिम है बाल किशन जी से, उसका मामला ही नहीं था सिर्फ, इसमें 6.5 करोड़ रुपए की जालसाजी इसी फ्लैट पर की गई है, अलग अलग बैंकों से लोन लेकर। और सभी बैंक पीड़ित हैं, सभी बैंक ने अपना अपना जो है वो केस डाला हुआ है, अपनी अपनी कंप्लेंट्स फर्दर जो पुलिस स्टेशन उनके गवर्नेंस के हैं उनमें डाली हुई है। नहीं, अभी ये तो हम तो शुरू में मान के चल रहे थे कि केवल 40 लाख रुपए का मामला है, लेकिन बाद में पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें पुलिस ने माना है। क्या पुलिस ने माना है ये स्टेटस रिपोर्ट पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस थाना अशोकविहार की तरफ से फाइल की गई है और उनका कहना है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसमें यह है कि जब कंप्लेंट दी गई उसको तत्काल प्रभाव से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उसमें ना ही कोई जांच की गई। सिर्फ जिस कंप्लेनेंट को, जिसने बालकिशन ने कंप्लेंट दी थी, उसको कॉल करके बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था और जो केस है उसकी गंभीरता को ना देखते हुए जितने भी इसमें अपराधी थे उनको किसी ना किसी तरीके से काफी दिनों तक, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 साल तक दूर रखा गया कोर्ट प्रोसीडिंग से या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, आप कह सकते हैं। जब कोर्ट में ये मामला गया तब भी पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस ऑफिशियल्स का, जो इसमें असाइन आईओस थे, जो इसके अधिकारी हैं, जांच अधिकारी, उन्होंने 4 डेट्स तक कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की। उन्होंने बार बार समय मांगा कि हमें इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिपोर्ट और समय चाहिए। अंत में बहुत सारे रिमाइंडर्स और कोर्ट की लास्ट एंड फाइनल वार्निंग के बाद ये आखिरी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए की जालसाजी सामने आई है। सेम जिस फ्लैट के लिए ये बयाना किया गया था बालकिशन के द्वारा, उसी फ्लैट पर अलग अलग बैंकों से 6.5 करोड़ रुपए का लोन है। मतलब अगर पुलिस चाहती, अब वो फरार बताए जा रहे हैं जो स्टेटस रिपोर्ट में कहा, आपको नहीं लगता कि फरार होने दिया गया पुलिस ने उन लोगों को भी? जब 2023 में एक बार कंप्लेंट आई थी, शिकायत की, अगर उस समय संज्ञान ले लिया होता तो शायद बैंकों को भी चूना नहीं लगता और वो फरार भी नहीं होते। ये हमारे प्रशासन का और आम जनता का, कह लें कि प्रशासन का तो एक रवैया, ढिलमुल रवैया जिसको कहते हैं, वो है जिसमें कि जो कंप्लेंट्स, जहां एफआईआर होनी चाहिए वहां तत्काल प्रभाव से एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दायर की जाती है, नहीं दाखिल की जाती है, ना ही कंप्लेंट पर संज्ञान लिया जाता है। वो कंप्लेंट्स कॉपी दर कॉपी ड्रॉर्स में पड़ी रहती हैं और उसके बाद वो उठकर कहाँ जाती है। एक आम आदमी का विश्वास पुलिस प्रशासन पर सिविल केसेस में या फिर कंप्लेंट केसेस में नहीं बन पाता। उसका रीजन यही है कि वहां पर जो कार्यवाही होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से, वो पुलिस प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं है, वो करता नहीं है। कुछ केसेस में करता है, लेकिन जो एक त्वरित न्याय वाली प्रक्रिया है हमारी, कि त्वरित रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस पर एक इमीडिएट इफेक्ट से आप अगर लेते संज्ञान, तो अभी आपका ये 2.5 साल बाद ये स्टेटस फाइल करना है कि वो सभी जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं है। अब आप अनट्रेस रिपोर्ट फाइल होती है, प्रोसीजर है कोर्ट की प्रक्रिया में कि अगर वो नहीं मिलते हैं, पर उसी बीच में उसने 6 अलग अलग बैंकों से उसी प्रॉपर्टी के कन्वेंस डीड, जो कि बिना गवर्नमेंट स्टैंप के नहीं बन सकती है, वो गवर्नमेंट स्टैंप की जालसाजी है, उसको स्टैंपिंग करके अलग अलग 6 बैंकों में रखा है उसी कागज को, और उस कागज के अगेंस्ट लोन लिया है। तो आप सोचिए कि ये कोई एक आम लेमैन का काम नहीं है, ये एक शातिर गैंग है जिसमें ये चारों ही नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स भी इन्वॉल्व हैं, और उन प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें हैं, वो अनट्रेस कैसे हो सकते हैं? वो इसी दुकानें हैं, रह रहे हैं। मीन्स जो मोबाइल नंबर मैंने दिए हैं, उन मोबाइल नंबर्स पर जो कंप्लेनेंट की तरफ से आए हैं उन सब पे बात हो रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ हमारी बात जो कंप्लेनेंट है उससे हो रही है।
बाकी जो इसमें जितने भी अपराधी हैं उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मींस ये मन से ये कह लें कि जो है चीजों को ड्रैग करके, चीजों को खींचकर 2-2.5 साल के गैप के बाद अगर हम अपराधी को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिल रहा है, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको नहीं मिलने दिया गया। इस प्रोसेस तक आने में लापरवाही इस डिपार्टमेंट की भी दिखती है। आम जनता में आप बताइए कि अगर 5 बैंकों का ही गया, बैंक का तो जो गया तो बैंक का तो अपना एसेट्स है, उसने कुछ कोलेटरल भी नहीं लिया, सिक्योर लोन है, एक ही प्रॉपर्टी को आप 5 लोग कैसे क्लेम करें? अच्छा, मैं इसमें कुछ और ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल बैंकों के साथ फ्रॉड नहीं है, ये केवल बाल किशन के साथ फ्रॉड नहीं है। जब इस तरह के सरकारी दस्तावेज अगर बनते हों तो ये तो एक देशद्रोह की तरह का मामला हो जाता है। आप समझिए कि कोर्ट के आप जाली पेपर बना रहे हैं, आप सरकारी एजेंसियों के डीडीए के आप जाली पेपर बना रहे हैं, और वो जाली पेपर इतने असली लगते हैं कि बैंक भी उन पर भरोसा कर रहा है। आप और हम तो उसमें कुछ ये निकाल ही नहीं सकते हैं कि वो नकली हम तो नहीं निकाल आम सकते। आदमी के लिए वो निकालना है, क्योंकि उसमें एमसीडी, डीडीए उनकी स्टैंप्स हैं जो ओरिजिनल स्टैंप है, रजिस्टर्ड की स्टैंप्स हैं, पेपर्स पे रजिस्टर्ड के जो स्टैंप पेपर्स भी यूज किए गए हैं वो पेपर्स पर भी स्टैंपिंग है। जो इस जो विक्टिम है उसने अपना स्टैंप ड्यूटी तक पे किया हुआ था। जब बाद में चेक किया गया तो ये प्रॉपर्टी कई जगह कोलेटरल थी, कई जगह लोन लिया गया था इस पे, तो इस वजह से उसने 40 लाख की पेमेंट करने के बाद आगे की पेमेंट नहीं की, वरना 1 करोड़ 40 लाख की पेमेंट देने के लिए तैयार था। दूसरी बात, ये जो जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें 2 हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं। जो वाइफ के नाम से पेपर्स हैं वो पहले ही हस्बैंड किसी थर्ड कमल बत्रा, महिमा बत्रा 2 अपराधी हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी एक्चुअल में अभी भी एग्जिस्ट करती है महिमा बत्रा के नाम से, और आगे जिन लोगों को बेची गई है वो पेपर सभी जाली है। अभिषेक नाथ श्रीवास्तव को बेचकर, अभिषेक नाथ श्रीवास्तव का भी इनके साथ वही कनाइवेंस से आपस में एक दूसरे से मिलकर ये जालसाजी करते हैं। जो एडवांस पेमेंट्स लेते हैं वो आपस में बांट लेते हैं, और अभी ये तीनों फरार हैं। अभी तो इसमें 2 प्रॉपर्टी डीलरों के भी नाम आ रहे हैं, राज और चांद प्रॉपर्टी। इनका क्या रोल है, और क्या ये भी उसी एक गैंग का हिस्सा है या केवल डीलिंग करा रहे थे? इसके बारे में अभी कहना मुश्किल होगा, पर बिना इनकी जान के, क्योंकि आप सोचे कि जिस एरिया में काम इन्वेस्टिगेशन काम हमारा नहीं है, जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने फाइल किया उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी इन सभी को 5 को कोर्ट के जो पुलिस वालों का कहना है, जो आईओएस में अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ट्रेसेबल नहीं है, इनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, जबकि उसके एवज में इन सभी के नंबर सभी वर्किंग है। और तो अब इसका रिप्लाई फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में होगा, उनके अगेंस्ट आगे क्या कार्यवाही होगी वो कोर्ट में हम अपने हिसाब से चीजें, जब हम आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके हर स्टेप से चलते हैं, तो कोर्ट में भी ये चीजें तुरंत संज्ञान में नहीं आती हैं। कोर्ट में भी समय न्यायिक प्रक्रिया दी ली है और थोड़ा सा धीरे चलती है। उस न्यायिक प्रक्रिया को संवेदना के साथ अगर देखा जाए तो त्वरित न्याय नहीं मिलता, तो आदमी उसमें फंसा रहता है बहुत सालों तक। मैं तो कह रहा हूँ कि त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, ये तो उसके साथ एक अत्याचार है, बैंकों के साथ फ्रॉड है। लेकिन मैं जो फिर वही अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि किसी सरकार के, कोर्ट के, एजेंसी के, एमसीडी के इस तरह के फर्जी पेपर बनते हों तो ये कितना गंभीर मामला हो जाता है। इस पर तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सूचना मिलती है तो, जब पुलिस कहती है हमें गुप्त सूचना मिलने पे हमने उस गैंगस्टर को पकड़ लिया, उस चोर को पकड़ लिया, उस इतने बड़े बड़े, यहाँ तो पूरी की पूरी लिखित में कंप्लेंट दे रखी है और कह रखा है, इसके बाद अगर इतना बड़ा गैंग अगर हाथ से, उन कागज की जो फोटोकॉपीज हैं, ओरिजिनल कॉपी पुलिस ऑफिशियल्स को दिखाई गई, आला अधिकारी जो हैं उन तक ये पहुंचाया गया कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह एक गैंग जो है वो एरिया में चल रहा है। जो लोग जिनको नहीं पता है उन पेपर्स को दिखाकर उनसे जो है वसूली करता है, और फिर वो पैसा मींस के जो गवर्नमेंट स्टैंप्स का मिसयूज हो रहा है ये पुलिस के नॉलेज में था। उनको पता था कि ये चीजें उनको कंप्लेन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, जो इसमें जितने भी लोग दुखी थे, पीड़ित थे, उन्होंने बताया उनको। फर्दर कंप्लेंट्स, रिटर्न में कंप्लेंट्स है, 2023 से कंप्लेंट्स दी गई, तो मींस वो जान के उन चीजों को हाइड रखा गया, जान के उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास ग्रेव और हीनियस क्राइम इतने हैं कि ये क्राइम हीनियस श्रेणी में नहीं आता है। पर वैसे अगर किताबी भाषा में देखा जाए और आमजन लेमन की भाषा में देखा जाए तो ये एक संगीन अपराध है, क्योंकि देश को इससे जो है वो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जाली पेपर बनाना नहीं, स्टैंप का नुकसान और कई जगह भी हो सकता है। जो इनकी स्टैंप्स बना सकता है वो किसी की भी बना सकता है, और उनको सरकार के डिपार्टमेंटों को गुमराह करना है, उसको धोखा देना है।
सरकार के डिपार्टमेंट्स को गुमराह करना, पब्लिक उससे फिर पब्लिक कैसे अकाउंटिफाई करे कि ये पेपर ठीक है या नहीं है। यानी कि आगे अगर जो पेपर ठीक भी आएंगे उन पे भी ये क्वेश्चन और ये संदेह उठेगा कि ये पेपर कितनी किस हद तक ठीक है, कहां से वेरीफाई करे। आम मैन की तो नॉलेज सफिशिएंट है, वो कहां से इस चीज को वेरीफाई करेगा कि ये पेपर किस हद तक। ये तो जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है कि अगर उसको ऐसा कुछ पता चलता है तो इसमें तुरंत संज्ञान लेकर उन चीजों के लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करें जिससे उस काम को और फर्दर होने से रोका जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीजें जब बहुत अब आज ही अगर नहीं ट्रेसेबल हैं तो ये सिर्फ 6 करोड़ का नहीं, आगे किसी और को बेवकूफ बना रहे होंगे किसी और नाम से। क्या जरूरी है कि ये इसी क्राइम में लिप्त हो, और भी क्राइम ये कर सकते हैं जब इनके पास एक प्रॉपर्टी का मामला है और कितनी प्रॉपर्टियां होंगी कुछ कह नहीं सकते। इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। जो स्टेटस रिपोर्ट अभी भी मैं ये स्टेटस रिपोर्ट अगर और मंगाई जाए इनके नाम से तो इनके नाम पर बहुत सारी जगह ये केसेस पाए जाएंगे क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं। ये किसी एक नए अपराधी का करा हुआ काम नहीं जिसमें सभी स्टैम्प्स और कन्वेंस डीड डुप्लीकेट बना लेना, और वो डुप्लीकेट ऐसी बनाई गई है जो बिल्कुल ओरिजिनल है। इतनी ओरिजिनल है कि बैंक उसमें नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है। बैंक के पास कोई मैकेनिज्म, इसमें थोड़ा पुलिस की तो लापरवाही है ही, हो सकता है मिलीभगत भी हो इतने बार बार लगातार शिकायतों के बावजूद भी, लेकिन एक साथ एक ही प्रॉपर्टी इतने बैंकों से लोन हो जाए, ये क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है। बैंक की मिलीभगत हो सकती है? नहीं, बैंक की मिलीभगत के बारे में अभी भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। हालांकि बैंक की काबिलियत पे तो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह बिल्कुल है, लेकिन अगर एक ही कन्वेंस डीड इतनी ओरिजिनल बनाई जाए, उस कागज को जो डीडीए के कागज हैं उन्हीं स्टैम्प्स के साथ बनाया जाए और वेरिफिकेशन कराई जाती है। एक सिंपल प्रोसेस बैंक का यही कि बैंक वेरीफाई करेगा कि वेदर दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट और नॉट, और अगर उसमें वो चीज क्रॉस चेक में नहीं आई है, बैंक जो मांगते हैं कि आप एज अ सिक्योरिटी। आजकल तो अगर कोई लोन होता है, मोर्टगेज होता है, एक सिस्टम होता है बता देता है कि इस प्रॉपर्टी पे इतना ये लोन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 3-4 बैंक अगर उसके शिकार हो जाए। इन सभी चारों जो 5 बैंक आपको बताए गए, इन 5 बैंक में कन्वेंस डीड अलग अलग नाम से रखी हुई है वहां। तो मतलब कि ये बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। बैंक की क्या लूप होल्स रहे, बैंक कहां पर जो है कमजोर रही और पुलिस प्रशासन कहां पर कमजोर है, ये अभी भी आगे प्रोसीडिंग्स में पता चलेगा। वो कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, पर लापरवाही दोनों हैंड से हुई है। अगर ये पुलिस प्रशासन ने या बैंक ने प्रॉपर स्क्रूटनाइज किया होता तो शायद नहीं होता, पर वो पेपर एक्चुअल हैं। अगर आप और मैं कोई भी देखेगा तो उसको ये नहीं कह सकता, एक बहुत स्क्रूटनीफाई करना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि पेपर नकली है। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। चलिए, पुलिस की तो लापरवाही सामने दिखी रही है और कुछ अज्ञानता भी है, और अगर किसी अपने दर्शकों को अगर सलाह देना चाहें कि वो इस तरह के फ्रॉडों से बचें, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उनके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या उनको सलाह देगी, और हो जाए ठगी तो जल्द से जल्द वो कार्रवाई हो जाए, उसको न्याय मिल जाए, या जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाए, क्या सलाह देना चाहिए उनको? सबसे पहली सलाह जो है इसमें वो ये सलाह है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या इस रिलेटेड जो भी आपका इसमें किसी भी चीज के लिए आप जब परचेज के लिए जाते हैं तो उसको प्रॉपर आपने वेरीफाई किया। कागज का वेरिफिकेशन खुद ना करने की बजाय जो उस डिपार्टमेंट्स जो भी, जैसे डीडीए की प्रॉपर्टी है तो डीडीए से, एमसीडी के अंदर अगर कुछ एरिया है या प्राइवेट वेंडर से, तो उसके कागज का पूरा ऑनलाइन भी जो है वेरीफाई होता है, नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको एक आरटीआई लगा के वेरीफाई करें। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें जो इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर चेन वेरीफाई कर दे। नंबर 2, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है जहां आपने एडवांस पेमेंट दे दी है और वहां आपको लगता है कि आप ठगी का शिकार हो गए हैं, तो आप वेट मत करिए, उसमें इंतजार मत करिए कि सामने से आपको पेमेंट वापस मिलेगी। वो हो सकता है कि आप बहुत बड़े एक आदतन अपराधी गैंग के साथ जो है आपका वो गया शिकार हो गए और आपने पेमेंट कर दिए, तो उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस अधिकारियों को, एक एसएचओ को रिटर्न में दी जाए, लिखित में आप अपनी जो है शिकायत दर्ज करें। वहां अगर वो उसकी सुनवाई नहीं करते हैं तो उसी कंप्लेंट की कॉपी को एक डीसीपी ऑफिस जो है वो अगले दिन पहुंचाया जाए। 2 दिन का आप गैप ले सकते हैं, और 2 दिन में एसएचओ अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या एसएचओ से आपको कोई फोन नहीं आता है तो आप डीसीपी को ये कंप्लेन करें। डीसीपी को कंप्लेन करने के बाद अगर फिर भी कोई काम नहीं होता है तो 2 दिन आप फिर इंतजार कीजिए और डीसीपी को एक रिमाइंडर दीजिए। सेम कंप्लेन कॉपी को एक जाकर आप डीसीपी ऑफिस में एक डायरी नंबर लीजिए उस पर,
और वो डायरी नंबर लेने के बाद आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं कि आपने जो भी शिकायत की थी उस शिकायत पर कोई कार्यवाही पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हुई। परेशानी ये है कि लोग पुलिस में कंप्लेंट देकर एसएचओ को, आईओ को कंप्लेंट देकर बैठ जाते हैं। हाँ। अगर ये सभी शिकायतें कोर्ट तक पहुंचे और इन शिकायतों पर संज्ञान ना लेने के लिए दोनों पुलिस प्रशासन से एसएचओ और डीसीपी की जवाबदेही तय की जाए कोर्ट से, तो इन अपराधों में कमी अपने आप आएगी। और जैसे ही स्टेटस रिपोर्ट आज फाइल हुई है, इतने दिन बाद, आप कह लें 2.5 साल का समय बीत गया इस ट्रांजेक्शन को लेकर, तो ये अगर रिपोर्ट टाइमली विद इन 1 month 2 months फाइल की जाती तो शायद इनको ट्रेस करना इजी होता। आज 2 साल और भी लोग बच जाते, और लोग भी बच जाते। हाँ। तो आप अगर ये प्रक्रिया इस टाइप का कुछ भी, कोई भी आपके साथ अगर इस तरह की जालसाजी होती है या आपको लगता है कि आपने किसी को पैसा दे दिया है और अब उसकी वापसी नहीं हो रही है, वो पैसा आपको किसी सेंस में इंफॉर्मेशन देके तो वापस नहीं आएगा, बार बार कॉल्स रिमाइंडर्स से नहीं आएगा, तो आप ये प्रक्रिया अपनाइए और कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालिए एसएचओ और डीसीपी को ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि इस केस में एफआईआर दर्ज की जाए। तो अगर आपकी जन सुनवाई नीचे प्रशासन नहीं करता है, पुलिस प्रशासन, तो आप सीधे कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं और वहां मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर इस पे कार्यवाही करवा सकते हैं। कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद तो होती है, लेकिन अभी इसी बाल किशन वाले मामले में हम देखें तो कोर्ट में भी उसको कितना समय निकाला, मैंने पुलिस कोर्ट के डायरेक्शंस को भी कुछ समझ नहीं रही है, उसको स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में इतना टाइम लग गया, बार बार। देखिए, मेरा इसमें यही मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन का ढिलमुल रवैया होने के बहुत सारे कारण हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो एक अलग सेंस में जाएगा। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी अगर तय करें और एक ही पुलिस स्टेशन से मल्टीपल, आपका एरिया मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अशोक विहार एरिया से ही एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है, एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का एक पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट है कोर्ट में, अगर उस एरिया में लोगों के साथ कुछ भी हो और पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना 1% किसी केस में और उसकी कंप्लेंट्स वहां जाए, तो अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स एक ही पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट आ रही है तो उस पर यकीन मानिए फर्क पड़ेगा और इनकी जवाबदेही भी तय होगी और ढिलमुल रवैया भी पुलिस प्रशासन का ठीक होगा कि आपने कंप्लेंट लेकर रख दी, ये आपका काम नहीं है, आपको कोर्ट में अकाउंटेबिलिटी है। जब एक ही आईओ को, एक लिमिटेड स्टाफ है उनके पास, जब वही एसएचओ बार बार उसमें नोटिस होंगे, बार बार वही आईओ कोर्ट में बुलाए जाएंगे, तो उनकी जवाबदेही है कि आप, एक ही कोर्ट है, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का एक ही कोर्ट होता है, उस कोर्ट में अगर बार बार वही एसएचओ अपने एरिया की कंप्लेंट्स ना लिखने की वजह से बुलाए जाएंगे तो आप सोचिए कि उनके ऊपर कितना दबाव बनेगा इस चीज का। और ये दबाव नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये सभी को पता होनी चाहिए। आम जन की कंप्लेंट्स लिखना या जनता के लिए जो जनता का शासन वाली प्रक्रिया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो प्रशासन है, ये उसकी जवाबदेही है उसके अपराधों के अगेंस्ट जो है तुरंत कार्यवाही करे। अगर नहीं करते तो आप कोर्ट का रुख कीजिए और जितनी जल्दी आप कोर्ट का रुख करेंगे, आप यकीन मानिए थोड़ा देर हो सकती है न्याय मिलने में, पर ऐसा नहीं होगा कि न्याय ना मिले, दबाव बनेगा और आपकी जो जागरूकता ही है ना, वही इसका इलाज है। पुलिस प्रशासन को आप अगर बोलें कि ऐसे ठीक किया जा सकता है या कोर्ट प्रक्रिया को बहुत फास्ट और स्पीडी किया जा सकता है, बिना पब्लिक अवेयरनेस के, जनता के बिना सक्रिय हुए इसको नहीं किया जा सकता। चलिए, तो बिल्कुल ये भी जिम्मेदारी हम जनता की है। अगर हम समय रहते शिकायतें कर दें और कोर्ट तक पहुंचे, और ये यकीन मानिए कि कोई बहुत ज्यादा खर्चीला काम नहीं है, हाँ। ये एक जिम्मेदारी वाला काम है और हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझ करके शिकायतों को रेगुलर दें, ना सुनने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएं, तो यकीन मानिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनेगा और वो अपनी ड्यूटी करने को मजबूर होंगे। फिर भी आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं। दिल्ली दर्पण टीवी एक विशेष सेगमेंट शुरू कर रहा है, लीगल दर्पण। इस लीगल दर्पण के इस एपिसोड में हम लगातार आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जानकारी है, आपके साथ भी कोई अत्याचार हुआ है, फ्रॉड हुआ है, जुल्म हुआ है, तो बेखौफ उसकी आवाज उठाएं। जैसा कि श्वेता जी ने बताया, पुलिस को कंप्लेंट करें, डीसीपी को कंप्लेंट करें, ना माने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और एक जंग इस लचर लापरवाह सिस्टम के खिलाफ शुरू करें। और आपके इस जंग में हम आपके साथ हैं। बेधड़क आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए जा रहे मेल आईडी पर आप संपर्क करें और मोबाइल नंबर है, इनसे आप संपर्क करें। हम आपकी सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।